मैं घरेलू महिलाओं को ये कहना चाहूँगा कि जो आप पैसे यहाँ वहाँ महीना 3 टका 4 टका 5 टका के लालच में डालते हैं, और उसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा, मैंने उनका पैसा डूब जाता है 6-8 महीने के बाद। ऐसी महिलाओं से भी मेरी खासकर दरख्वास्त है कि वो छोटे मोटे जो इन्वेस्टमेंट हैं शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किया करें स्टॉक के ज़रिए। और ये बात हमारे लोगों को अजीब एक बात फैली हुई कि शेयर बाज़ार में करोड़ों रुपया चाहिए लगाने के लिए। ऐसा नहीं है, शेयर बाज़ार में आप 1000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शरिया कॉम्प्लायंस जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये इसमें यह है कि आपका दीन भी बचा रहेगा और आपकी दुनिया भी बचा। ये एक ऐसा जरिया है जहां पर हर आदमी अपनी रोजी भी कमा सकता है और अपना घर भी चला सकता है और लखपति करोड़पति भी बन सकता है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई और जरिया है जहां पर मुसलमानों को कोई खड़ा करेगा। फर्जी स्कीमों में फंस के अपनी दौलतों को बर्बाद करने से अच्छा है कि शेयर बाजार में जो जायज है, हलाल जो इनको सर्टिफाइड किया गया है कि जो कंपनियां हलाल कारोबार करती हैं और जिनको मुफ्ती इकराम ने जिसको हलाल किया उसमें इन्वेस्ट करना उन सबसे बेहतर है। दर्शकों, मैं हूं नईम कांगरेकर और आज हम आए हुए इस्लाम जिम खाने में, जहां पर दोस्त अंकल की तरफ से आज एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह का प्रोग्राम वगैरह रखा गया था, जिसमें महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल के सलीम अलवारे जी और अफरोज़ मलिक ये तमाम की शिरकत थी। और आज इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम वगैरह रखा गया था तो इसका असल मकसद वगैरह क्या था। मकसद ये था कि जिस तरह से मुसलमानों में एक तरह से डायरेक्ट पैसा कमाने के लालच और इस तरह से लोगों के फर्जी स्कीमों में फंस के अपनी दौलतों को बर्बाद करने से अच्छा है कि शेयर बाजार में जो जायज है, हलाल जो इनको सर्टिफाइड किया गया है कि जो कंपनियां हलाल कारोबार करती हैं और जिनको मुफ्ती इकराम ने जिसको हलाल किया उसमें इन्वेस्ट करना उन सबसे बेहतर है। ये जायज़ है और इसमें कोई हमारा इंटरेस्ट का कोई मामला नहीं है। दोस्त अंकल या सलीम टोले जी आपको कहते हैं लोग, या दोस्त अंकल के नाम से आपको ज़्यादा मशहूर है, तो ये जो शरिया कॉम्प्लायंस स्टॉक्स वगैरह है तो इसमें कितना % आपको लगता है कि कुछ अगर इसमें इन्वेस्ट वगैरह किया जाए तो लोगों को एक हलाल रोज़ी मिल सकती है इसके ज़रिए? इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसा जरिया है जहां पर हर आदमी अपनी रोजी भी कमा सकता है और अपना घर भी चला सकता है और लखपति करोड़पति भी बन सकता है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई और जरिया है जहां पर मुसलमानों को कोई खड़ा करेगा। यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनी के आप शेयर होल्डर लेके छोटी छोटी अमाउंट लगाकर उसमें आप ये कर सकते हैं, उस कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। शेयर का मतलब होता है पार्टनर बनना, और उसके लिए सब मैं गाइड करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि हर घर में चाहिए कि एक बच्चा शेयर का पाले, हर घर में एक बच्चे के साथ में एक बच्चा शेयर का भी पाले, बस इतना ही। तो इसमें एक हिसाब से आपका कहना है कि जिस तरीके से ग्रोथ होता है या जिस तरीके से इनकम आता है तो एक किस तरीके से, मतलब कितना % तक का हम लोग को ग्रोथ मिल सकता है कितने सालों में? देखो, शेयर मार्केट का ऐसा है ना कि 15% ग्रो आपका हमेशा होता है। निफ्टी का जो रिकॉर्ड देखोगे आप 20 साल का, 10 साल का, 15% ग्रो होता ही है। अगर आप निफ्टी 50 के भी शेयर लेते हैं जो हलाल कंपनी के शेयर, तो भी आपका 15% ईयरली ग्रो होगा ही होगा, जो बैंक से डबल होगा। जी सर, ये महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल की तरफ से ये प्रोग्राम में जो हिस्सेदारी वगैरह की गई थी और जिस तरीके से प्रोग्राम में बताया गया कि इसमें महिलाएं वगैरह भी तमाम लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इसमें कोई एज लिमिट वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वक्त चला गया, तो उस हिसाब से आप घरेलू महिलाओं को क्या संदेश देंगे ट्रेडिंग वगैरह को लेकर? मैं घरेलू महिलाओं को ये कहना चाहूँगा कि जो आप पैसे यहाँ वहाँ महीना 3 टका 4 टका 5 टका के लालच में डालते हैं, और उसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा, मैंने उनका पैसा डूब जाता है 6-8 महीने के बाद। ऐसी महिलाओं से भी मेरी खासकर दरख्वास्त है कि वो छोटे मोटे जो इन्वेस्टमेंट हैं शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किया करें स्टॉक के ज़रिए। और ये बात हमारे लोगों को अजीब एक बात फैली हुई कि शेयर बाज़ार में करोड़ों रुपया चाहिए लगाने के लिए। ऐसा नहीं है, शेयर बाज़ार में आप 1000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शरिया कॉम्प्लायंस जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये इसमें यह है कि आपका दीन भी बचा रहेगा और आपकी दुनिया भी बची रहेगी। सर, ये जिस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं ये स्टॉक और शरिया स्टॉक कॉम्प्लायंस वगैरह को लेकर, तो आपका इसमें असल रोल और असल मकसद क्या होगा और किस तरीके से आप लोगों के साथ देंगे और किस तरीके से लोगों को ऊपर उभारेंगे? देखो, कैसा है ना कि ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है।
चीज़ें समझना, लेकिन अगर जो एक कम पढ़ा लिखा आदमी, उसको समझाना डिफिकल्ट है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी तो उसको बराबर समझ में आएगी कि आप किसी कंपनी के पार्टनर बन रहे हो और कंपनी में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अपनी अमाउंट लगानी है। इवन सलीम भाई ने तो 1000 रुपये बताया, 100 रुपये से भी आप पार्टनर बन सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ आपको उसका पैसा लगा के उसका पार्टनर बन के बैठना है और उसमें आपकी जो कंपनी तरक्की करेगी वो आपका पैसे के लिए काम करेगी, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। और मैं समझता हूँ हर मोमिन, हर घर में एक शेयर का अकाउंट होना चाहिए। हर बच्चे के साथ में, जैसे अगर आपके घर में 4 बच्चे तो 4 बच्चे के नाम पे 4 अलग अलग अकाउंट ओपन करो। आप अपने घर में बच्चों पे जो खर्च करते हो वही पैसा इसमें लगाओ। सर, ये जिस तरीके से आज आपने प्रोग्राम वगैरह अटेम्प्ट किया, तो आपको देखकर क्या लगा कि प्रोग्राम के जरिए जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की जो हिदायत वगैरह दी गई है हमारे दोस्त अंकल की तरफ से, तो कितना % आपको लगता है कि बेनिफिट वाला ये प्रोग्राम है या लोगों को बेनिफिट हो सकता है इससे? सबसे पहला मैं तो सलीम अलवारे साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अफरोज मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे टोले साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। समाज में मैं 35 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, अलग अलग पार्टियों में काम किया है, राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ मैं। शुक्रिया अदा इसके लिए करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज इन्होंने दिया है। ये इस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को सही गाइडेंस की ज़रूरत है। लोग अपना एनर्जी अलग अलग जगह एनर्जी वेस्ट करते हैं, सही जगह सही एनर्जी वेस्ट करके सही इन्वेस्टमेंट करके इनसे अच्छा एडवाइस लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे कौम के लिए। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुबारकबाद फिर वापस एक बार देना चाहूँगा। थैंक यू। और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग प्रोग्राम में नहीं पहुंच सके या जो व्यूवर्स हैं आपके चैनल के, उनको इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है वो हमारे जो सलीम टोले हैं दोस्त अंकल, आप उनसे किसी भी तरह की मुफ्त रहबरी के लिए, मैं मुफ्त लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल फ्री में आपको तमाम गाइडेंस किया जाएगा। आपका पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ अकाउंट खोलने वगैरह में, डिमेट अकाउंट वगैरह के लिए सलीम भाई आपकी भरपूर मदद करेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों का आज़ाद इंडिया से बात करना बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज़ाद इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। 700 750 चार्जेस है, 10 का ग्रुप बनाएगा 75 पर पर्सन बचेगा। अल्लाह ने हमको, हमारे नबी ने हमको इतने अच्छे ये दिए कि हम लोग एक जगह एकजुट होकर बहुत काम कर सकते हैं। मेरा मकसद यही है यहाँ पर लाने का कि हम लोग सब मिलकर काम करें और डिवाइड करें खर्चे को। आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर पता है क्या होता है? किसको पता फाइनेंशियल एडवाइजर? हाथ उठाएंगे प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी ने फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विसेज ली है? अच्छा लगता है? ओके, मैं आपको बताता हूं, फाइनेंशियल एडवाइजर 6000 से 10,000 पर एनम मिलता है। कितना? हेलो मैडम, 6000 से 10,000 उसकी फीस होती है। कि हम लोग 10,000 फीस नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो 10 आदमी मिलकर मिल तो 1000 रुपये फीस पड़ जाएगी, 20 आदमी मिलकर तो 500 रुपये फीस हो जाएगी। ये अल्लाह के नबी ने हमको ज्वाइन होकर काम करने के लिए बोला। इंशाल्लाह ताला आज के बाद में वो सब मिलकर काम करेंगे, ठीक है? तो ये ट्रिलियंस, कितने ट्रिलियन पे पहुंच गई इंडिया? 3 ट्रिलियन पे पहुंच गए, 4 ट्रिलियन के आसपास जा रही है। और चाइना कहां पहुंच गया? 90 ट्रिलियन पर। क्यों? उसने अपनी स्ट्रेंथ को समझा और उसका बेनिफिट लिया। नेक्स्ट। अच्छा, अभी ये तो बात हो गई पुरानी, मतलब अभी जो हो गई बात, अभी आगे की बात मैं बताता हूं। अभी हम लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं और उसमें क्यों हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? अभी जैसे एयर इंडिया ने अभी ये साल में ही 470 न्यू प्लेन के ऑर्डर दिए। उसको पता है कि इंडिया ग्रो करेगा। 470 प्लेन और उसका वैल्यू बता रहा हूं, $70 बिलियन। $1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 8,300 करोड़ होता है। आप लोग हिसाब लगा लो। यानी उसको पता है, इतना बड़ा पैसा लगा रहा है एयर इंडिया वाला कि उसको पता है कि इंडिया तरक्की करेगा। तो इसके लिए उसने 470 प्लेन का ऑर्डर किया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में ऐसे लोग पड़े जो इतना पैसा लगा के काम कर रहे हैं। अभी ये बोलने का मतलब ये है कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, इसका ये है एडवांस, ये बताने के ये लीगल फाइनेंस सेक्टर से ताल्लुक रखता हूँ। आपके अभी डिस्कशन से एक चीज स्ट्राइक की है, अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है शेयर्स में और शरिया कंप्लाइंट कंपनी, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपया, लेकिन आज उसकी वैल्यू 1000 रुपीज है। अब इस 1000 रुपीज में अगर हम देखें ये मेरी एसेट ही तो है,
मैं ऐसे और मेरे को इमरजेंसी में डेट की जरूरत पड़ रही थी और मैं इसको प्लेज करके लोन उठाना चाहूंगा। अब इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट है लोन लेने में, तो किस हद तक हमको डेट उठाना चाहिए ए, और अगर वैल्यू आज 1000 रुपए की है और लोन मैंने उठा लिया और इसकी वैल्यू कल डाउन होके अगेन चली गई 20 रुपए की, मेरा जो डेट कंपोनेंट है वो कम नहीं हो सकता, वो मेरी पर्सनल लायबिलिटी है देने की। दिस इज अ सिक्योरिटी। क्या इस मैकेनिज्म में भी जो पॉसिबिलिटी होती है, जो डेट कंपोनेंट है और इंटरेस्ट पेमेंट है, वो हलाल ट्रीट किया जा सकता है? ठीक है। इससे भाई देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो ये कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हलाल है। दूसरा जो है आप खुद जा करके उसको हलाल को प्लेस करके हराम वाले में जाना चाह रहे हैं। आई थिंक नो स्मॉलर तो वो जो है आप बीच में कुछ चीजें डिस्कस हुई जो आपने लेकिन ये है कि वो जो आपने कहा ना, क्योंकि क्या से कि जो जितना अभी हमारे पास हलाल ऑप्शन है उसी में रहे। बहुत ज्यादा अगर हम डीप में जाएंगे ना और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे ना, तो फिर जो हम एक माहौल बना रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग मूव कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक बड़ा सिंपल सवाल है। आपने कहा कि उतनी हद तक वो कंपनी लोन ले सकती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट। मान लो उसी कंपनी में शेयर मैंने लिया, अब उसने कितना लोन लिया मुझे तो मालूम नहीं पड़ेगा। आप मालिक है ना, शेयर होल्डर है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप तो रिसर्च करते हैं, मतलब किसी भी बाहर की कंपनी बिना रिसर्च किए आप इन्वेस्ट नहीं करते। लोग खाली इनको बोल देंगे आपका खत्म हो गया, जिम्मेदारी खत्म। दिन ये आपके वकील हुए, अब इनकी जिम्मेदारी कैसे? हाँ ठीक है, वही करो ना। इतना सब डिटेल समझने से बेहतर है अगर इफ यू अप्रूव के भाई आज ये काम करना है तो जिम्मेदारी दे दो। आप सरकार बात दे ना, और देने वाला सही है गलत है उसकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी। देखिए इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर हम एक एक मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने कहा हलाल बिजनेस, आज की तारीख में कंपनियों के मिक्स बिजनेसेस होते हैं, राइट। मैंने बहुत सारी चीजें आपके पास नहीं रखी कि एक ही मीटिंग में हम लोग सब कुछ नहीं जान सकते। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में शुगर बिजनेस है। शुगर बिजनेसेस में आपको लगेगा कि इसमें कौन सी हराम की बात है, लेकिन मोलेसिस को उसी कंपाउंड में जो है आप शराब में पोर्टेबल अल्कोहल में करेक्ट करते हैं, तो हमारे मुल्क में वो नाजायज हो जाएगी। लिहाजा हमारे मुल्क में हमने शुगर को आउट रखा हुआ, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों में जो है वो डिफेंस आउट है, हमने अपने मुल्क में डिफेंस को आउट नहीं किया, राइट। तो इस तरीके से मिक्स एक्टिविटी। आप आईटीसी को क्या कहेंगे? आईटीसी का नाम इंडियन टोबैको कंपनी है, लेकिन वो एफएमसीजी में भी है, फूड में भी है, फला में भी है। आप होटल्स को क्या करेंगे? होटल्स में जो है, होटल तो बहुत जरूरी है शरिया के हिसाब से, होटल की फैसिलिटी, लोग ट्रैवल करेंगे कहाँ रहेंगे, लेकिन होटल्स में जो है वो आपको हलाल नॉन हलाल फूड है, बिवरेजेस हैं, वल्गर एंटरटेनमेंट है। अब आप क्या करेंगे, राइट। तो बहुत सारे जो टिपिकल चीजें हैं, मैंने अभी आज हमारा हलाल का 101 का आज कोर्स, तो बहुत सारी टिपिकल चीजों में आप जाएंगे तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम इसको रखें। आई एम रेडी टू गो एज डीप एज यू वांट, बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट में अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने सब्जेक्ट में आई डोंट हैव टू प्रिपेयर, मैं आकर के यहीं बैठ के तैयारी कर ली, ठीक है। तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करें। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि अगर हमारा अपना रूल जो है, अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में कर्जा 40% है। रिस्क मिटिगेशन वाला होता है वो इंश्योरेंस में जाता है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंश्योरेंस हराम है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस, बेचारे का नाम डेथ इंश्योरेंस था, बिकता नहीं। Nobody has survived because they bought life insurance, but it never occurred to us for dozens of years. Yeah, life insurance is not about life. It is mostly after life. Nobody can survive. लेकिन हम लोगों के पास नॉलेज का बड़ा मसला है। तो पूरी दुनिया में जो है 3 तरह के फाइनेंशियल इदारे हैं, बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर। इन तीनों का असल काम वही है, टेकिंग मनी फ्रॉम वेयर इट इज टू वेयर इट इज नीडेड, दैट्स इट। अब कुछ लोगों के पास पैसा कोई कलील मुद्दत के लिए होता है, उनको खर्च करना है बहुत जल्दी, ऐसे लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर में पैसे ले आते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है लेकिन मुद्दत भी थोड़ा अच्छी होती है, अमाउंट भी थोड़ा ज्यादा होता है। वो चाहते हैं कि वो तो काम करें, साथ में उनका पैसा भी काम करे, ताकि उनके लिए 2 इनकम के जराए हो जाए। ये पैसा जो है कैपिटल मार्केट में जाता है।
और कुछ लोग जैसे घरों में हमें होता था कि कुछ पैसे बचा के घर में आते बड़े बूढ़े रखते थे कि कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मुश्किल दौर आ गया कि यहाँ से पैसे काम आएंगे। यही वाला पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में जाता है। ये 3 सेक्टर पूरी दुनिया में, इन तीनों का या तो एक रेगुलेटर है या तीनों के 3 स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर्स हैं। क्योंकि तीनों का काम अलग है तो तीनों का रेगुलेटर अलग रहते हैं। कुछ जगह पे लोग ये कहते हैं कि नहीं, काम तो असल में फाइनेंशियल सेक्टर है लेकिन 3 ब्रांच बना दो और एक ही रखो ताकि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे हमारी नजर बन जाए। तो इस तरीके से बाद मुल्कों में 3 रेगुलेटर है, बाद मुल्कों में एक ही रेगुलेटर है। हमारे मुल्क में 3 रेगुलेटर है। बैंकिंग का रेगुलेटर क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, और इंश्योरेंस का रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तो हो गया नॉर्मल। असल मकसद जो होता है बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर का मैं बात करूं, टेकिंग मनी फ्रॉम वेयर इट इज टू वेयर इट इज नीडेड एंड इन एब्सेंस ऑफ दिस एंटायर सोसाइटी सर्विस। अगर आप इसको शरिया के मकासद से देखें, अब मैं शरिया पे आऊंगा थोड़ा सा। शरीयत के मकासद क्या है? शरीयत के सिर्फ 2 मकासद हैं और शरीयत के मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा टाइम की वजह से, आप मेरी फीड भी देख रहे होंगे कि इंसानों को नुकसान से बचाना और इंसानों के लिए फायदे का हुसूल शरीयत के मकासद में से। बॉटम लाइन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया इज जो है दफअल ज़रर एंड तलबुल मसाले, फायदे का तलाश करना और जो है नुकसान से बचाना। नुकसान से बचाना प्रायोरिटी है और फायदे का हुसूल है। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के ऑब्जेक्टिव को लें, अगर फाइनेंशियल सेक्टर में कम्युनिटी नहीं है तो उसका नुकसान भी हो रहा है और उसको फायदा भी नहीं हो रहा है, दोनों नुकसान हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जो मौजूदा दौर का फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हुआ है उन लोगों से जिनसे हमारी दुश्मनी बहुत सारी बुनियादों पर थी, इसलिए उनके सिस्टम को, उनके तौर तरीके के, उनको ड्रेस को, उनकी तालीम को, उनके हर चीज को हमने अपने मजहब के खिलाफ जान करके उसको बिना कुछ देखे, बिना तजिया के हमने बहुत मरतबा जो है उनको हराम करार दिया है। और जिसकी वजह से अवामुन्नास हमेशा जो है तजब्जुब का शिकार रही कि अगर ये हराम है तो दुनिया चंद दिनों की है और आखिरत बहुत लंबी है, हम इससे बच के रहें। और इससे बचने की वजह से हमने क्या हुआ कि इस फील्ड में लोग जाने से कतराते हैं और जाने से कतराते की वजह से जो चीजें हम अपना सोल्यूशन ला सकते थे वो भी नहीं ला पाए। आज अगर हलाल फूड को आप छोड़ दें तो कल को हम रोते रहेंगे कि हलाल फूड नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ही ने तो छोड़ा, किसने मना किया था इस मैदान को छोड़। तो वैसे ही हुआ कि फाइनेंशियल सेक्टर को जब हमने छोड़ दिया तो बाकी लोगों के पास, जिनके पास वो तालीमात नहीं है, जिनके पास वो जराए नहीं है, वो मकासद नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से जो सिस्टम को जहां डेवलप किया। अब हम बाहर से बैठे हुए कहते हैं कि सब लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दुनिया ऐसी नहीं, कम से कम मैंने नहीं पाया कि दुनिया ऐसी है। इसी जगह मैं बताऊंगा कि 2010 में, 2005 में तो लिस्ट लॉन्च हुई, फिर पूरी दुनिया घूम घाम करके फिर वापस में 2010 बंबई में आया और 2010 में बंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो हमारे मुल्क की शान है, नाक कही जाती है, यहाँ पे मैंने प्रपोजल दिया कि हम शरिया इंडेक्स लॉन्च करना चाहते हैं। तो पहली मीटिंग से वहां जवाब ये मिला and I'm quoting in confidence here and I'm sharing because something that community must know and the first response was that we and Sharia cannot live together। और ये कहा गया मुझे कि हम मूर्ति पूजक हैं, आप मूर्ति बन जाए, how can we live together? आप सोचना ही ना। लेकिन वन साइड ऑफ द स्टोरी, अगर हम उनसे नहीं मिलेंगे, नहीं जानेंगे तो बहुत सारी चीजें। वहीं पे जहाँ पे मैंने ये कोर्स किया था, जहाँ पे रमजान में भी मैं जेब में खजूर लेके बैठता था, इफ्तार का टाइम हुआ, खजूर खाया, जेब में मैंने रीच रखी और बाद में जाके नमाज पढ़ता था मस्जिद में। उसी जगह पे अल्लाह ताला ने न्यूयॉर्क से एक बंदे को भेजा, एरिक सर्वियों के, एंड फिर मैंने प्रपोजल रखा, उसने कहा कि शारिक वी विल डू इट। और बंबई में 2010 में दिसंबर 27 को हिंदुस्तान का पहला शरिया इंडेक्स लॉन्च हुआ ऑफिशियली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। 2010 में हमें लॉन्च करना था 1 जनवरी को 2011 से 27 दिसंबर तक इस कदर हंगामा हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कि अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टीम, जाहिर बात है उनका भी प्रोडक्ट था और मेरा भी प्रोडक्ट था। पहली बार 150 साल की तारीख में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किसी इदारे के साथ पर्सनल टाइप हुआ। मेरी कंपनी थी, मैंने कहा टाइप के साथ काम करेंगे, आपके नौकर होकर काम नहीं करूंगा। तो दिस वॉज फर्स्ट टाइम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तासीस ज्वाइनिंग टुगेदर कॉलिंग बीएससी तासीस शरिया 50, ये काम हुआ था। बीएससी तासीस शरिया 50 ये जब लॉन्च हुआ 27 दिसंबर को इतना हंगामा हो गया कि हमें लगा कि ये तो 1 तारीख को हम लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे। तो एरिक ने बताया मुझे कि शारिक ऐसा करते हैं कि हम लोग आज ही लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई कोर्ट कचहरी में गया तो स्टे आने का मतलब प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। एंड इसलिए बीएससी में 27 दिसंबर को प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तारीख पर, जो हम 3 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, कितना हंगामा हो गया। That was 2010, that was not 2014 later।
तो इस तरह का था। बहरहाल टू गिव द हिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट कि किस तरह से जो है काम हुआ। अल्लाह का शुक्र है।